कहाँ पे है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन, आपका पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 245 से 263 तक सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। और उसके बाद में फिर फाइनेंशियल रिलेशन भी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन है। उसके बाद में फिर आपका पार्ट 12 है। पार्ट 12 जो है वो बात करता है आपका आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक, जो फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बात करता है। उसके बाद में आपका पार्ट 13 है। पार्ट 13 जो है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, ये जो है आपका ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स बिटवीन स्टेट, इसके बारे में बात करता है। तो ये तीन टॉपिक, ये तीन पार्ट जो हैं, इससे हम लोग डील करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इस सेक्शन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, क्लियर है? तो ये जो ये जो हमारा इंडियन पॉलिटी है, उसमें अगर आप लक्ष्मीकांत वाली जो इंडियन पॉलिटी है उसमें देखेंगे तो ये पार्ट 2, ये आप देखें कि हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए थे। तो हम लोगों ने इसमें पार्ट 2 के अंदर देखें, जो लक्ष्मीकांत का पार्ट 2 है उसमें, तो हम लोगों ने लक्ष्मीकांत के पार्ट 2 में एक तो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम कर लिया था, फेडरल सिस्टम कर लिया था। ठीक है, ये दोनों चीजें कर ली थी ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। तो हमारा जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये दोनों सिस्टम अगर हम कर चुके हैं तो हमारा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजन। ये तीन, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ द लेक्चर, कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन है और उसके बाद में आपका इमरजेंसी प्रोविजन है। अगर इसका लेक्चर आपने मिस किया तो जिंदगी भर पछताएंगे, मतलब जब तक यूपीएससी की जर्नी में रहेंगे तब तक पछताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंसाइट्स ऐसी हैं जो बुक में नहीं है, या बुक में है तो उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, फोकस नहीं करते हो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर तब पढ़ा जाता है जब आपको सेंट्रल स्टेट दोनों पता हो। ठीक है, तो इसलिए दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, आई विल टेक टाइम, और उसके हिसाब से मैं काम करूंगा इसमें, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर्स हैं इसको ठीक से पढ़ाना है। उसके बाद फिर आपका बस ये आप इमरजेंसी पढ़ने के बाद आपका 90% से ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद फिर धाएँ 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 सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेन जो है वो आपका यही सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। आप जितना आप पढ़ चुके हो, पॉलिटी में अच्छा खासा आपने पढ़ लिया है, पेशेंस के साथ 2-3 चैप्टर और ठीक से पढ़ लीजिए, ताकि आपको पॉलिटी की अच्छी समझ डेवलप हो जाए। ठीक है, ओके, आवाज़ आ रही है? क्लियर? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आप देखें, एक होता है हमारा, तीन तरह के रिलेशन होते हैं सेंट्रल स्टेट में। एक होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और तीसरा होता है फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है ना? ओके, आपका इसके लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 245, 246 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है ना? कौन से आर्टिकल? 245 एंड 246, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक भी खोल लीजिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला। सेंट्रल स्टेट रिलेशन अपने आप में, देखिए आप लोगों ने स्टेट सेंटर पढ़ा, आप लोगों ने स्टेट भी पढ़ा, दोनों गवर्नमेंट को पढ़ा। आपने ये देखा कि आपके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और आपके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब जब दोनों तरह की गवर्नमेंट आपके यहाँ पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी तो होगा, या नहीं होगा? है? आप मानो या ना मानो, रिलेशन तो होगा ही, है कि नहीं है? तो सेंटर और स्टेट का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो काम करते हैं, क्या चीज है, ये इसके बारे में अब इन्होंने जो क्योंकि इसको पहले दे दिया है सेंटर स्टेट रिलेशन को, और बाकी स्टेट बाद में पढ़ाया है, तो ये चीज ठीक नहीं है। सेंटर स्टेट रिलेशन को समझने के लिए पहले स्टेट तो समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे तीन तरह के रिलेशन की बात होगी। अब आप एक देखें कि हमारे इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर है, हमारे इंडिया के अंदर जो कानून बनाने वाले इंस्टीट्यूशन है वो दो है। ठीक, पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करें, समझिएगा। एक तो पार्लियामेंट है जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ठीक है, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से उठता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये बताइए कि सेंटर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कानून बनाता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बनाता है, तो कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाएगा, या कौन सी बात पार्लियामेंट के अंडर में आती है और कौन सी बात स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में आती है? अब मान लीजिए कि कोई मैटर है, लेट्स से डिफेंस का मैटर है,
कैसे आपको पता चलेगा कि डिफेंस का मैटर है, इंडिया की सिक्योरिटी का मैटर है? उसके ऊपर सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट कानून बनाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटर और दोनों के पास पावर होती बनाने की, सेंटर कानून बना देता, उस पर स्टेट भी कानून बना देता और दोनों कानून टकरा जाते, तो कितनी दिक्कत हो सकती थी। तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि सेंटर का कंट्रोल है, तो सेंटर ही कानून बनाता है उसमें। जैसे डिफेंस वगैरह का मैटर है, बैंकिंग का मैटर है, ठीक है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स का मैटर है, ये सारे जो है ये मैटर सेंटर, क्योंकि इस पे पावर रखती है तो सेंटर ही कानून बनाती है, यानी पार्लियामेंट बनाता है। स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि कई चीजें, एजुकेशन है, एजुकेशन वैसे मतलब अब तो कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, ये सब लैंड, ये सब जो इसके ऊपर जो कानून बनाना होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। अब आपको कैसे समझ में आया कि मैं क्यों कैसे कह रहा हूँ, मैं हाउ आई एम सेइंग, मेरी बात कैसे सही है, कैसे मैं कह रहा हूँ? तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढा कहीं, तो हमें आर्टिकल 246 मिला। कौन सा आर्टिकल मिला? 246। उस आर्टिकल 246 ने हमें यह बताया कि हमारे यहाँ पे एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7। कौन सा 7? कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 7। और शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर आइटम लिखे हुए हैं, ठीक है, 97, ओरिजिनली 97 आइटम्स लिखे हुए थे। कितने लिखे थे? 97 आइटम लिखे थे। और उसमें 97 आइटम्स की इन मैटर्स पे सेंटर कानून बनाएगा, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की, ठीक है। हमारे पास स्टेट लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट में 66 आइटम थे, ओरिजिनली 66 थे। उसमें 66 आइटम में कौन कानून बनाएगा? स्टेट बनाएगा, ये लिखा हुआ है उसी में, ठीक है, आर्टिकल 246 में ही, कि स्टेट इन मैटर्स पे कानून बनाएगा, ठीक है। एक उसमें हुआ कि कई बार ऐसा भी मैटर होते हैं जो सेंटर के लिए भी जरूरी होते हैं और स्टेट के लिए भी जरूरी होते हैं, तो उसके लिए उसने एक कंकरेंट लिस्ट दे दिया, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार जो है वो दोनों को है, अपने अपने स्फेयर में। पूरे इंडिया पे लागू करने वाली बात है तो सेंटर बना लेगा, अपने स्टेट पे लागू करने वाली बात है तो स्टेट बना लेगा। और अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो, दोनों टक्कर हो जाए तो वहां पे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन निकाला जाता है, बीच का रास्ता निकाला जाता है। अगर बीच का रास्ता ना निकल पाए तो पिथ एंड सब्सटेंसेस देखे जाते हैं। अगर वो भी ना हो, मतलब किसमें सब्सटेंस ज्यादा है, वो भी ना हो पाए, फाइनली ये हो कि भाई ठीक है, तब सेंटर का रोल प्रिवेल कर जाता है, ठीक। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, वो कोई मतलब ईश्वर भगवान थे, खुदा थे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो भी आदमी इंसान थे। जितनी उनके दिमाग में एक लिस्ट आई, उन्होंने लिखा, डिस्कस करके स्टेट सेंट्रल लिस्ट लिखा, स्टेट लिस्ट लिखा, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट लिखा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो उनके दिमाग में आई नहीं होंगी, या वो नहीं लिख पाए होंगे। ऐसा मैटर को रेसिड्यू मैटर कहते हैं, रेसिड्यूरी, ठीक है। तो ये बची हुई पावर, रेसिड्यू पावर मतलब बची हुई, बचे हुए आइटम्स। अब बचे हुए जो आइटम्स है उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? भाई अगर मान लो जो ना लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में क्लियर है, लिस्ट 1 में है, यूनियन लिस्ट में है, तो सेंटर कानून बनाएगा, समझ में आ गया। स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। अब जो ऐसी कोई बात हो जो दोनों में ना हो, फिर कहां से? तब हमें अब आर्टिकल 248 देखना पड़ेगा। कौन सा देखना पड़ेगा? आर्टिकल 248। अब आर्टिकल 248 क्या कहेगा? आर्टिकल 248 ये कहेगा कि रेसिड्यूरी पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो जो बचा हुआ मैटर है उसके ऊपर कानून, जो बचा हुआ, जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो कौन कानून बना लेगा? पार्लियामेंट कानून बना लेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये बात क्लियर हो गई कि भाई हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट है, कानून, लेजिस्लेटिव पावर तो समझ में आ गई, तो कानून बनाने की पावर। तो यहाँ पे आप देख लें कि एक तो मैंने आपको ये बताया, इसी तरीके से कहां तक का एरिया, कितना पावर, कितना एरिया किसके अंडर में है। तो आप देखिए ओवरऑल जो इंडिया है पूरा, वो तो आपको पता ही सेंटर के अंडर में होगा। स्टेट की अपनी टेरिटरी होगी, उसके अंडर में उसका चलेगा। पानी, मैरीटाइम वगैरह की कोई बात होगी, समुद्र की, तो वो सेंटर के पास रहेगी पावर, ठीक है ना। तो ये कुछ मतलब चीजें हैं। तो यहाँ से आपका जो है आर्टिकल 245 से लेकर और 245 से लेकर 255 तक पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट डील करता है। क्या डील करता है? लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है, ओके।
ओके, क्लियर है? Like the other federal constitution, the Indian constitution also divides the legislative power into central, state with respect to the territory of the state legislation. Further, the constitution provides for the parliamentary legislation on the state field. ठीक है, under 5 extraordinary situation, central's control over the state legislation in certain cases. There are 4 aspects of the central state relation. Territorial extent of the center and state legislation, distribution of the legislative power, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, ये इसकी बात की गई है। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट की सबसे पहले बात शुरू करेंगे कि भाई टेरिटोरियल एक्सटेंट कहां तक होता है। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट आप लोगों की बुक है, सबके पास बुक है ना? तो देखिए जरा कि क्या कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द सेंटर एंड द स्टेट इन द फॉलोइंग वेज। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट किसके लिए कानून बना सकता है? होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और मैंने बताया है एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर किसमें कानून बनाएगा? अपने स्टेट के लिए, जो उसके स्टेट के बाहर उसकी एप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है ना? State legislature can make law for the whole or any part of the state. The law made by the state legislature are not applicable outside the state except when there is a sufficient nexus between the state and the sub object. ठीक है ना? तो अगर sufficient nexus होगा, जैसे मैं यूपी का बंदा हूँ, मैं दिल्ली में अभी फिलहाल रह रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई कानून है तो यूपी का भी कानून लागू होगा कुछ केसेस में, है ना? समझ में आई बात? अदरवाइज कानून नहीं बना सकते हैं आउटसाइड स्टेट। द पार्लियामेंट alone can make extraterritorial legislation. Thus, the law of the parliament are also applicable for Indian citizens and their property in any part of the world. किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आदमी रह रहा हो, इंडिया का सिटीजन है, तो इंडिया का पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकता है। Getting? Jurisdiction of the parliament, in other words, the laws of the parliament are not applicable in the following areas. कौन से एरियाज में जो है लॉ ऑफ पार्लियामेंट लागू नहीं है? अब यहाँ कुछ बहुत बातें इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि कानून बनाने वाली पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। लेकिन हर जगह पार्लियामेंट का कानून नहीं लागू होता है। ठीक है, कहां कहां पार्लियामेंट का कानून नहीं लागू होता उसकी बात कर रहा है। तो देखो, द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द 5 यूनियन टेरिटरीज, राइट? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, दादर नगर हवेली, दमनदीप एंड लद्दाख। इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट इसके ऊपर कानून बनाएगा। ठीक है, okay. A regulation so made has the same force as effect as an act of parliament. It may also repeal or amend any of the act of parliament, ठीक है, in relation to these union territories. अब कितना पावर दे दिया पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को? यानी पार्लियामेंट के कानून यहाँ लागू नहीं हो रहे, यहाँ पे प्रेसिडेंट के कानून लागू हो रहा है, जो प्रेसिडेंट ने रेगुलेशन बनाया है। और यहाँ तक कितनी पावर है इसमें प्रेसिडेंट के उसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज या अमेंड भी कर सकता है। ठीक है ना, रिपील या अमेंड भी कर सकता है। गेटिंग? ये बात क्लियर हो गई। दूसरा जो है, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट। दूसरा देखो, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट एंड अप्लाई विद द स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। मैंने आपको शेड्यूल्ड एरियाज भी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो शेड्यूल्ड एरियाज में मैंने बताया था कि गवर्नर एम्पावर्ड होता है कि शेड्यूल्ड एरियाज में कौन से एरियाज में उसको कानून, कौन से एरियाज में उसको क्या करना है ये स्टेट लेजिस्लेचर लागू नहीं होगा, और कहाँ लागू होगा? मॉडिफिकेशन के साथ। गेटिंग? आसान है? The governor of Assam may likewise direct that an act of parliament does not apply to a tribal area, autonomous district in a state or apply with the specific modification or exception. The president enjoy the same power. अब देखो, आसाम के लिए गवर्नर, एएमटीएम में आसाम के लिए गवर्नर, इस बात को रट्टा मार लेना, आसाम के लिए गवर्नर और बाकी तीनों के लिए मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6 शेड्यूल याद रखना, 6 शेड्यूल के अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। आसाम में गवर्नर है, बाकी सब में प्रेसिडेंट है, जो कि ऐसा रिकमेंडेशन देता है। ठीक है ना? तो बाकी ट्राइबल एरिया जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, और आसाम में गवर्नर के पास ही पावर है। किस चीज की पावर है? कि गवर्नर में लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ये यहां तक
बताओ इसमें कोई डाउट हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। देखो टेरिटोरियल एक्सटेंट, एक बार समरी ले लो। पूरे इंडिया पे लागू किसका होगा? सेंटर का कानून, यहां तक कि यूनियन टेरिटरी पे और टेरिटरी में भी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, सेंटर का है। स्टेट का जो भी कानून होगा स्टेट में लागू होगा, स्टेट की बाउंड्री से बाहर लागू नहीं होगा, और अगर लागू होता है तो उसका कुछ नेक्सस होगा तब लागू होगा। गेटिंग? इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, सेंटर का पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून कहां पे लागू नहीं होता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो 5 यूनियन टेरिटरीज के लिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमनदीप हो गया, तो दादर नगर हवेली दमनदीप साथ हो गया, एंड लद्दाख, इसके लिए कोई कानून कोई रेगुलेशन बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लोगों को बारीकियां नहीं समझ में आती हैं। मैं आपको बताऊं, ये बात मैंने इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कशन में, मेरे साथ लोग बैठे थे, मैंने डिस्कस किया ये पॉइंट, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं। पूछा कि भाई लद्दाख के लिए कानून जो है, रेगुलेशन कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट बनाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये बताइए क्या प्रेसिडेंट जो है नहीं बनाएगा? इतनी सी बात हुई। इवन वो लॉ पढ़ाने वाले लोग थे, एंड व्हाट दे वर सेइंग, यू नो, कि पार्लियामेंट, मैंने कहा मेरी बात यही थी कि प्रेसिडेंट का जो रेगुलेशन है वो इतना पावरफुल है इन एरियाज के लिए, इन 5 एरियाज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, कि वो पार्लियामेंट के एक्ट को भी अमेंड या रिपील कर सकता है। ठीक, उन्होंने लड़ाई कर ली, मतलब बहस कर ली कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट का पावर इतना, रेगुलेशन, वो जनरल बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का रेगुलेशन इतना पावरफुल हो गया पार्लियामेंट को कर देगा। जनरल बात नहीं है, ये एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो इन ये जो यूनियन टेरिटरीज है ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक पॉइंट ये जिसपे उन्होंने मतलब बहस करी प्रॉपर काफी देर तक, वो 2-3 लोग थे, उन्होंने पूरे बहस की। मैंने कहा भैया एक काम करो, जाके दोबारा से ठीक से पार्ट 11 की स्टडी करो, आर्टिकल 245 को, ठीक है, 246 को, इन सबको थोड़ा ठीक से पढ़ लो, फिर हमसे बात करो। ठीक है, तो फिर उन्होंने, मैंने जब उनको दिखाया, मैंने कहा पढ़ लेना यार, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे बताओ। तो फिर मैं डिस्कस हुआ, फिर मैंने उनको दिखाया, बताया। मैंने कहा यार ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये अच्छे लोग भी जो कि ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं लॉ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लॉ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनको भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता, इसलिए क्लियर रख लीजिएगा। दूसरी बात, जो गवर्नर वाला बात है, यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा आपको ऑप्शन बना के। कैसे बनाएगा कि गवर्नर इज एम्पावर्ड टू, ठीक है, एम्पावर्ड टू, फिर ये वाला लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख देगा कि क्या नाम है, डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आसाम के लिए गवर्नर है, लेकिन त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए प्रेसिडेंट है। ठीक है, और इस तरह से बोलता है। तो ये बारीकियां हैं जिनको आप अंडरलाइन करिए और समझिए। ठीक है, ये दो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को बात क्लियर ही नहीं होती है कि क्या कहना चाह रहा है। बात समझ रहे हो? नदीम, आर यू गेटिंग? ओके, तो दिस यू मस्ट नो, ये वाली जो चीज है इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। उसके बाद में फिर आपका आता है, मैंने कहा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग 10 बार भी किताब पढ़ोगे, जब मैं फोकस जिस पे करवा रहा हूँ ना, अगर वो फोकस नहीं करोगे आप 10 बातें, मैं इसी से पूछने जा रहा था अभी, इसी को पूछता अभी, ये कंफ्यूज होती, बता दे, पहली बार में क्लियर था। अच्छा, हाँ फोकस किया, मैं इस पॉइंट पे फोकस करवा देता हूँ हमेशा, और इसलिए फोकस करवा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। तो अगर कभी ऐसी चीज मिल जाए जहाँ पे मतलब कोई ऐसी चीज हो और जो यूनिक है, तो उस पर जरूर फोकस कर लिया करो, वहां से क्वेश्चन एक्सेप्शन से पूछता है, मैंने अक्सर बोला हुआ है, और आप देखिएगा हो सकता है आपको जल्दी क्वेश्चन मिले इसमें। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, मैंने आपको बताया कौन सा वो बताया था भाई, मैंने आपको बताया आर्टिकल 246 नॉन ऑब्स्टेंशियल क्लॉज। ठीक है, अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें नॉन ऑब्स्टेंशियल क्लॉज लिखा होगा। देखो बेयर एक्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 246 नॉन ऑब्स्टेंशियल क्लॉज लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, बेयर एक्ट में आर्टिकल 246 देखो, मुझे तो दिख रहा है, ऐसे दिखता है, नॉन ऑब्स्टेंशियल क्लॉज 1, फिर उसमें 2, क्लॉज 2, क्लॉज 3 है, नॉन ऑब्स्टेंशियल लिखा है।
अरे नॉन ऑब्स्टेंशियल क्लॉज मतलब एक दूसरे को एक्सक्लूजन में, मतलब एक में अप्लाई हो रहा है तो दूसरे में नहीं हो रहा, दूसरे में अप्लाई हो रहा है तो एक में नहीं हो रहा। मतलब अगर आप क्या नाम है यूनियन लिस्ट में उन सारे मैटर पे लॉ कानून बना सकते हो, ऐसे करके बोलेगा ना। क्वेश्चन पढ़ो, उसको पढ़ो ना, नॉन ऑब्स्टेंशियल क्लॉज लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार, रीडिंग लगाओ डायरेक्ट की। मैं वर्ड लिखे होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहानी बता रहा हूँ, पढ़ो। 46 क्या पढ़ रही हो, तेज पढ़ो ना। Subject matter of law made by Parliament and by the legislature of the state. Not with first. नॉट विद स्टैंडिंग जहां भी होता है, जहां भी लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, इसका मतलब नॉन ऑब्स्टेंशियल क्लॉज है वो। गेटिंग? पता नहीं, तुम लोगों को पता भी नहीं होता क्या। चलो। Notwithstanding anything in clauses 2 and 3, Parliament has exclusive power to make law with respect to any of the matter enumerated in list 1 in the 7th schedule in the Constitution referred to as Union List. ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि द पार्लियामेंट, जिसमें क्या बोल रहा है कि द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इनोमिनेटेड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। और दिस लिस्ट हैज प्रेजेंटली 98 सब्जेक्ट, पहले 97 सब्जेक्ट थे, बताया था मैंने, 97 सब्जेक्ट थे, लाइक डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी और इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटर ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट एंड सो ऑन। आप एक बार लिस्ट 7 शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट 1 निकाल के देख भी सकते हैं कितने आइटम है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। 97 जो आइटम है वो देखो क्या है, जरा मुझे बताओ। 97 आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 आइटम, अरे उसमें शेड्यूल 7 खोल के देखो, 97 आइटम क्या कह रहा है। शेड्यूल नीचे होगा, पार्ट के नीचे शेड्यूल होता है, सबसे नीचे शेड्यूल है, 7 शेड्यूल खोलो, उसमें लिस्ट 1 के अंदर 97 आइटम देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है। नाइन्टी सेवन लास्ट में चले जाओ, 97 लास्ट में होगा, क्या लिखा है। Any other matter not enumerated in the list 2nd and 3rd, including any text not mentioned in either of those lists. ठीक है, अब आर्टिकल 248 पढ़ो। 97 आइटम को ऐसे मार्क करो, अपने यहाँ पे 97 आइटम लिखो, उसके बाद आर्टिकल 248 लिखो। आर्टिकल 248 पढ़ो, आर्टिकल 248 पार्ट उसी में 246 का 248 होगा ना, क्या लिखा है, हेडिंग क्या है 248 की, रेसिड्यूरी पावर, क्या लिखा है, पढ़ो। Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list. Second clause, such power shall include the power of making any law and posting a text not mentioned in either of those lists. देखो, अब ये मैंने अभी बता दिया था आपको, जब कहीं मेंशन ना हो तो कहां पे जाओगे, आर्टिकल 248, ये बताया था। अब 248 को रीड विद 97 कैसे होगा, इसको वहां लिखो, अपनी किताब में ऊपर लिख लो, आर्टिकल 248 रीड विद आइटम नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट 1। अब आपको पूरी बात क्लियर होगी। 97 आइटम जो है, 97 जो आइटम है, इन्होंने क्या किया कि 97 आइटम में यानी पूरा बनाया, उसके बाद लास्ट में लिख दिया कि कोई अगर ऐसी चीज है जो कंकरेंट में और स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो बचा हुआ जो कानून है 97 में, ये तो लिखा है, उसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। और इसको सब्सटेंस, एकदम सब्सटेंस दे दिया किसने, आर्टिकल 248 ने। तो हमेशा आर्टिकल 248 रीड विद आइटम नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है, ऐसे लॉ पढ़ा जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्लियर है या नहीं है अभी, नदीम साहब क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, तो इसके ये हो गया आपका 97th आइटम, आपको मैंने बता दिया कि दैट यू मस्ट रिमेंबर 97th एंट्री क्या है, एंट्री नंबर 97 और आर्टिकल 248 उस पे कैसे उससे रिलेट करता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी देखना, तुम लोगों को बताया, अभी सलमान आएगा, साजिया आएंगी, तुम उनसे पूछ लेना, भूले बैठे होंगे, जबकि मैंने ऐसे ही बताया था, ठीक है, ऐसा नहीं बताया था, लेकिन अभी आएंगे, तुम देख लेना, एक बार पूछना उससे कि 790 मुझे जितना होगा पढ़ाऊंगा,
आप लेक्चर देख लेना। चलो, तो अब बताओ मुझे आर्टिकल, मैंने बोला क्या कि आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल 2 वो शेड्यूल पढ़ो, शेड्यूल 1 क्या कह रहा है, शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट 1 क्या है, हैं? लिस्ट 2 क्या है और लिस्ट 3 क्या है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। ठीक, ये सीक्वेंस ठीक है, लेकिन आर्टिकल 246 का सीक्वेंस देखो जरा, क्लॉज 1, क्लॉज 3 और क्लॉज 3। ठीक, उसका सीक्वेंस देखो। आर्टिकल 246 में पहले यूनियन लिस्ट की बात की है, दूसरे नंबर पे उसने कंकरेंट लिस्ट की बात की है, तीसरे नंबर पे उसने स्टेट लिस्ट की बात की है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो आर्टिकल 246 का देखो, 246 का क्लॉज 1 देखेंगे आप, आर्टिकल 246 का क्लॉज 1, तो उसने बोला है कि यूनियन लिस्ट की बात की है, और क्लॉज 2 के अंदर देखें आप, ठीक है, यानी उसके दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट, यानी क्लॉज 3 है, पार्लियामेंट एंड द सब्जेक्ट टू द क्लॉज 1 एंड लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, इन वन आल्सो हैव द पावर टू मेक लॉ विद द कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का जो है वो दूसरे नंबर पे बात की हुई है, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पे जाके उसने सब्जेक्ट उसकी स्टेट लिस्ट की बात की है। तो पहले अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज के अंदर क्या है, फर्स्ट क्लॉज यानी 20 आर्टिकल 246 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो किसके बारे में बात करता है, यूनियन लिस्ट, और क्लॉज सेकंड जो है वो किसके बारे में बात करता है, कंकरेंट लिस्ट, और क्लॉज थर्ड जो है किसके बारे में बात करता है, स्टेट लिस्ट। गेटिंग? ठीक है, क्लॉज क्या कहता है उसके बाद में, क्लॉज 4 क्या कहता है, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच मैटर इनोमिनेटेड इन द स्टेट लिस्ट। तो यहाँ कुल मिलाकर आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि हमारा जो उसका सीक्वेंस है, शेड्यूल का सीक्वेंस, वो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो मैं ये बार बार बोलते हैं लिस्ट 1 में कौन कौन बनाएगा, लिस्ट 2 में, लिस्ट 3 में। लेकिन जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो 246 का क्लॉज 1 जो है, यानी पहली जो बात है वो यूनियन के बारे में, दूसरी बात कंकरेंट के बारे में है शेड्यूल 2 में, उसमें सब क्लॉज 2 में, और सिर्फ क्लॉज 3 में जब जाओगे तो किसकी बात है, स्टेट लिस्ट की बात है। तो इस सीक्वेंस को मत भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा पूछ लिया कि आर्टिकल 246 का सब क्लॉज 3, 246 का सब क्लॉज 3 किसके बारे में बात करता है, या क्लॉज 3 किसके बारे में बात करता है, तो तुम लोग ये तुरंत लगाओगे कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि आदमी को यही लगता है ना, लेकिन आर्टिकल का सीक्वेंस अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है नदीम साहब। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, और इसके अंदर जो है इस वक्त कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर लॉ, सिविल प्रोसीजर लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन, ये सारा जो है ये है। और 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 के अंदर जो है 5 सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में जो है ट्रांसफर किया गया था बाई फ्रॉम स्टेट लिस्ट। कौन कौन से 5 चीजें थी याद रख लीजिएगा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द बर्ड, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये वाले जो प्रोविजंस हैं, ये आइटम्स 5, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। इसलिए कंकरेंट लिस्ट की जो लिस्ट है वो बढ़ गई, पहले 47 आइटम थे, फिर आइटम बढ़ गए, ठीक है ना, ठीक है। तो पार्लियामेंट has power to make law with respect to any matter or any part of the territory of India not included in a state, even though that matter is one which is enumerated in the state list. This provision has reference to the union territory or the acquired territory, ठीक है, if any। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखें, 101 Constitution Amendment 2016 has made a special provision with respect to the GST. According to the Parliament, the state legislature has power to make law with respect to the good and service tax imposed by the union or by the state. Further, the Parliament has exclusive power to make law with respect to the goods and services where the supply of the goods and services both take place in the course of interstate trade or commerce. तो जब आपस में इंटर स्टेट ट्रेड की बात होगी तो सेंटर बनाएगा और स्टेट अपने लिए खुद जीएसटी पे कानून बना सकता है। द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द रेसिड्यूरी पावर, मैंने अभी बताया,
जो कि किसी तीनों लिस्ट में ना हो, वो अगर आप 97 आर्टिकल 97 रीड विद आर्टिकल मतलब आइटम नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट रीड विद आर्टिकल 248 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा। गेटिंग? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये मेन चीज है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और ये अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है बिटवीन द स्टेट एंड कोई मतलब ऐसा आ जाता है कि कंकरेंट लिस्ट है, उस पर कोई कानून बना दिया सेंटर ने और स्टेट ने, तो सबसे पहले हम लोग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन निकालते हैं। अगर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से बात क्लियर हो जाती है, बीच का रास्ता निकल आता है तो ठीक है। ये अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर स्टेट उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि उसका पिथ एंड सब्सटेंसेस देखते हैं कि क्या उसमें ज्यादा सब्सटेंस है, कौन से ज्यादा मैटर है। वो भी अगर नहीं हो पाता है तो फाइनली हम लोग जो है सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाता है। ठीक है ना। और पार्लियामेंट्री ज्यादातर फिर फाइनली ये देखा जाता है कि सेंटर का लॉ अगर टकरा ही रहा हो तो फिर सेंटर का लॉ को प्रिवेल किया जाता है। पार्लियामेंटरी लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। स्टेट फील्ड में पार्लियामेंट जो है कानून बना सकता है। स्टेट फील्ड जो है या स्टेट का जो वो है उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। आपको पता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जब स्टेट जो है पार्लियामेंट कानून बनाता है। एक तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 249 बताया था, आर्टिकल 249 बताया था आप लोगों को मैंने कि स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा पार्लियामेंट पढ़ाते वक्त कि पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है कि वो चाहे तो वो एम्पावर कर सकता है। ठीक है, एम्पावर कर सकता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लेजिस्लेचर पे कानून बना सकती है। ठीक है, बताया था स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा में है। तो ये वही बात यहाँ पे भी मेंशन है। पहला, दूसरा, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 352 अगर पिक्चर में हो, आर्टिकल 352 जो है अगर पिक्चर में है तो यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस समय स्टेट लिस्ट में सेंटर कानून बना सकता है। उसके अलावा जो है अगर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट या खुद एक स्टेट ये रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से कि हमारे लिए कानून बना दो तो बना सकता है। ठीक है ना। और कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करवाना हो तो बना सकता है। और प्रेसिडेंट रूल लगा हो आर्टिकल 356 या 365, कौन से दो तरह से प्रेसिडेंट रूल लगता है इंडिया में। ठीक है, एक आर्टिकल 356 से लगता है और एक 365 से लगता है, जो कि आप लोग इमरजेंसी में ठीक से पढ़ोगे। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना, आर्टिकल 356 है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तब स्टेट इमरजेंसी लगती है या प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। दूसरा सिचुएशन होता है कि व्हेन स्टेट इज नॉट कंप्लाइंग विद द सेंटर, आर्टिकल 365 होता है। तो उसमें अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है स्टेट सेंटर के साथ तो उस समय भी आपका स्टेट इमरजेंसी लग सकती है या प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, उस समय भी वो कानून बना सकता है। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना। तो सेंटर कंट्रोल करता है स्टेट लेजिस्लेचर को इन कुछ सिचुएशन में। ठीक है ना, बिल वगैरह बना के। ठीक, उसके बाद में आपका जो है ये तो हो गया लेजिस्लेटिव रिलेशन, आपका मेन यही है। वैसे सरकारिया कमीशन वगैरह की रिकमेंडेशन आगे आप देखोगे, और भी रिकमेंडेशन हैं कि सेंटर को ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्टेट उसमें। स्टेट एक अलग एंटिटी है तो वो तब तक इंटरफेयर ना करे जब तक बहुत जरूरी ना हो। गेटिंग? इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो दी गई है, नहीं तो स्टेट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वो अपने इस तरह से कानून बनाइए है उसमें। ठीक है, इसके ये तो हो गया आपका सेंट्रल रिलेशन। उसके बाद में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो होता है वो आर्टिकल 256 से लेकर और 263 तक पार्ट 11 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है? 256 से 263 तक डिस्कस किया हुआ है पार्ट 11 में। और यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात की गई है। और यहाँ देखिए कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको मेंशन करा दिया, वो आर्टिकल भी आपके यहीं लिख दिया इन्होंने। आर्टिकल 245, 246, ठीक है, 248, 249, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कम से कम इनको आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है उसमें आपका एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपना मतलब रिक्रूटमेंट करता है, देखता है। जैसे आईएफएस जो होता है, आईआरएस होता है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं। आईएएस वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज मेन आती हैं। कौन कौन सी? आईएएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड आईपीएस। आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस, ये 3 सर्विसेज जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज के बंदे जो हैं वो सेंटर में भी सर्व करते हैं और स्टेट के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है ना।
दोनों में सर्व करते हैं, और जो सेंटर के बंदे हैं वो सिर्फ सेंटर को सर्व करते हैं और स्टेट के बंदे सिर्फ स्टेट को सर्व करते हैं। गेटिंग? ठीक है। म्यूचुअल डेलीगेशन हो सकता है फंक्शन का। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज ही सारा बॉन ऑफ कंटेंशन है। कभी कभी हो जाता है कि मतलब सेंटर के बंदे जो है स्टेट में जब जाके काम करते हैं तो उनको कभी कभी दिक्कत होती है, जो कि बंगाल मेमोरेंडम में उनकी दिक्कत आपको दिखेगी। बंगाल मेमोरेंडम में दिखेगी और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम वगैरह में आपको दिक्कतें दिखेंगी, और भी जो रेजोल्यूशन है पीछे आगे तो उसमें भी आपको थोड़ा ये दिक्कतें दिखेंगी। ठीक है। लेकिन सेंटर, मैंने आपको बताया ये कि भाई जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। कुछ एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंटर एक्सटेंड करता है पूरे इंडिया पे, और स्टेट का अपने स्टेट मैटर पे, जैसे दिखता है स्टेट के जो मैटर होते हैं उन्हीं के ऊपर स्टेट का होता है। सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, और इनको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है, बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं होता है। इंटर स्टेट रिलेशन को भी देखा जाता है आर्टिकल 263 वाला। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। और पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है पूरे इंडिया के लिए रिक्रूट करता है। यूपीएससी का रिक्रूट, यूपीएससी जो है वो पूरे इंडिया के लिए रिक्रूट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज को। ठीक है, बाकी स्टेट अपनी अपनी सर्विसेज को रिक्रूट करवाते हैं, जैसे पीसीएस वाले अपने अपने स्टेट के करते हैं, बंदों को रिक्रूट करते हैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड है। क्या है? इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और आपका सुप्रीम कोर्ट है। मतलब लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये एक इंटीग्रेटेड मशीनरी है। इनका आपस में चलता है कहानी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये नहीं होते नॉर्मली। ठीक है ना। हाँ, स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो स्टेट मतलब इंटीग्रेटेड होते हुए भी, मतलब ठीक है, इंटीग्रेटेड होते हुए भी स्टेट का जो लोअर कोर्ट होते हैं वो स्टेट जो की जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं और स्टेट हाई कोर्ट होता है उसके अंडर में होता है। ठीक है, लेकिन वैसे भी वो नॉर्मली जो चलता है वो इंटीग्रेटेड चलता है। नॉर्मली इंटीग्रेटेड मतलब हाई कोर्ट अंडर होते हुए भी अंडर नहीं है, वो कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। तो यहाँ ये है। उसके अलावा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो जीपीएससी होता है, जेएसपीएससी होता है, जिसमें ज्वाइंट स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। वो कंसर्न स्टेट के लिए, दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए आपस में वो लोग वो कर सकते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। उसके अलावा इमरजेंसी में आपका यूनियन वाला कहानी शुरू हो जाती है। इमरजेंसी जब लगती है तो सारा जो मशीनरी होती है स्टेट वाली वो किसके? सेंटर के अंडर में फंक्शन करने लग जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो ऑल इंडिया वाली कहानी हो जाती है। तो ये सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप ये ध्यान रखिए कि बस इतना अगर बात आपको आता है तो समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के अंदर सेंटर जो होता है, यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ऑल इंडिया सर्विसेज के और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करता है, जो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है फॉरेन अफेयर्स के लिए जैसे आईएफएस होता है। उसके अलावा रेवेन्यू सर्विसेज के लिए आईआरएस होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आईएएस होता है। ऐसे जितने भी मतलब जो भी सर्विसेज हैं, इंडियन मेडिकल सर्विसेज हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मेनली है। उसके बाद में जो है आपका ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के अंदर में है, वो आईएएस है, आईपीएस है और आईएफओएस है, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। उसके अलावा जो है स्टेट अपने स्टेट के जो होते हैं पीसीएस ऑफिसर्स, उनको रिक्रूट करता है। और ज्वाइंट स्टेट पीसीएस जो है वो ज्वाइंटली स्टेट्स के लिए कर सकता है या करवा सकता है यूपीएससी की मदद से, वो एक अलग चीज है। ठीक है, और बेसिकली जो ये होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जब से ऑल इंडिया सर्विस के एम्प्लॉय भी होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फंक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन वो एम्प्लॉय किसके होते हैं? उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता स्टेट में। ठीक है, वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन उनका डिसमिसल जो है वो उनकी लोअर अथॉरिटी नहीं कर सकती है, जो उसने उसको अपॉइंट किया उससे लोअर अथॉरिटी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये है एक तरह से सेंटर के बंदे स्टेट में सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा स्टेट के अपने भी बंदे होते हैं जो सर्व करते हैं, और ये जो सेंटर वाले होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सर्व करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को सर्व करने नहीं जाएंगे, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है। ठीक है, जैसे आप जब आप फॉरेन अफेयर्स में जाओगे, किसमें? आईएफएस अगर बन गए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। आप आईएएस हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। आप जो है आईआरएस हो गए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए तो ठीक है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करोगे। और जब आप ऑल इंडिया में रहोगे तो आप दोनों के लिए काम कर सकते कैडर के हिसाब से। ठीक है, और आप जो है क्या नाम है इसमें आप हो अगर पीसीएस में, तो आप अपनी स्टेट को सर्व करोगे सिर्फ। ठीक है ना, आपको ये अलग बात है ट्रेनिंग वगैरह के लिए सेंटर में भेजें, वो सब एक अलग चीज होती है फॉर टाइमिंग, लेकिन जो है मेनली आप अपनी स्टेट को सर्व करोगे। ठीक है ना, कंसर्न स्टेट को। और उसके अलावा जो है जब कभी इमरजेंसी की टाइम आता है और कुछ आता है तो सेंटर कंट्रोल करने लग जाता है किसको? स्टेट को। तो इतना स्टेट की मशीनरी को। गेटिंग? ठीक है,
इमरजेंसी के टाइम पर तो कहानी बदल जाती है, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे चाहे क्या नाम है, नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। गेटिंग? अब यहाँ पे एक अदर प्रोविजन में देख लीजिएगा, द पार्लियामेंट कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन विच एनेबल द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला देखिएगा, अदर प्रोविजन जहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी के बाद, रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी के बाद। आर्टिकल 355 बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर जहाँ पे लिखा हो 355 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे तब देखेंगे। आर्टिकल 355 जो है वो कहता है इनको दो ड्यूटीज सेंटर के ऊपर, एक तो प्रोटेक्ट करना है हर स्टेट को अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, to ensure that the government of every state is carry on in accordance with the provision of the constitution। तो ये वो कहता है कि स्टेट सेंटर को ये इंश्योर करना है कि स्टेट जो है एक्सटर्नल, मतलब पहले तो स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, और ये भी प्रोटेक्ट करना है चाहे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन हो, दोनों से सेंट्रल स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो है वो इंश्योर ये करता है कि जो गवर्नमेंट है ऑफ एवरी स्टेट वो काम करेगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, होल्ड करता है उसके ऑफिस को। ठीक है, ड्यूरिंग दिस वो क्या नाम है प्लेजर। और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन जो होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशनर जो होता है वो अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन उसको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो एक्स्ट्रा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेज जैसे नीति आयोग वगैरह है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन काम पूरे इंडिया के लिए करती है। गेटिंग गेटिंग क्लियर है? तो ये सारा हमने इसका देखा। तो आज हमारा जो है बेसिकली, एक बार रीडिंग लगाइएगा आपको सब समझ में आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बात आ रही समझ में? है कोऑर्डिनेशन वगैरह, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ पावर भी कर सकते हैं एक दूसरे को, मतलब डेलीगेट भी कर सकते हैं लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वगैरह को। लेकिन हमारा दो तरह का रिलेशन है इसमें, आर्टिकल 256 और 256 से 263, और आपका आर्टिकल 245 से लेकर 255। और ये आपको, आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि लेजिस्लेटिव पावर ही इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर शायद ही कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन आ जाए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आर्टिकल 246 से मिलेगा, जो कि आपका क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है। तो इस बात को अगर आप याद रखते हैं और इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट बहुत है और इट विल टेक टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में, आपस में दोनों के जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो कैसे हैं, टैक्स लगाने की क्या रिलेशन है, कैसे है, किसमें कौन टैक्स लगाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन है। तो अब ये वाला जो है पार्ट, एक पार्ट जो है फाइनेंशियल रिलेशन वाला, वो अभी मैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो पार्ट 12 में है, हमने पार्ट 11 की मेन बातें की है, पार्ट 12 के अंदर फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बात है, और आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक, और उसके बाद इंटर स्टेट कॉमर्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके भी बारे में बात है। तो ये हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल रिलेशन। आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट कोई दिक्कत कहीं पे आ रही है तो मुझे कल आप क्या नाम है पढ़ने के बाद फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं एक बार, उसके बाद हम फाइनेंशियल रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है भाई?